तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। तो देखो, ओम्स लॉ से हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। और R वहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस। R होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को अपोज करना, उस चीज़ को रोकना। अगर करंट बह रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? उसको रोक देगा, कम कर देगा करंट को, वो धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। जाम कर देगा, जाम होता है जैसे कीचड़ होता है, जाम कर देता है ना, वैसे ही रेजिस्टेंस का काम होता है रोकना, अपोज करना। जो फ्रिक्शन होता है उसमें क्या होता है? उसमें भी फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज ही तो करता है, तो भी एक तरह से रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। पर यहाँ हम एक रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं करंट के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंटली, मेनली, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का सिंपल सिंबल आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे हम रेजिस्टेंस को बनाते हैं। अब कोई भी चीज़ है, जैसे कि वायर होते हैं या फिर कोई मेटल है, तो उसमें अगर करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस कैसे आएगा? वहाँ रेजिस्टेंस क्यों आएगा? वहाँ रेजिस्टेंस आएगा कंडक्टर की वजह से। मतलब जो वायर है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मतलब वो ओपोज करना चाहेगा उसमें करंट को, ठीक है। कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस हर चीज़ में होता है, ताकि करंट, मतलब करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है, किसी चीज़ की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। जैसे एक हम एग्जांपल लें कोई भी मेटल का और एक प्लास्टिक का। प्लास्टिक में कभी करंट फ्लो होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है इसका, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि करंट फ्लो ही नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा अपोज करता है, ठीक है। पर मेटल मेटल तो फ्लो करने के लिए अलाउ कर देता है ना करंट को। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम, इसलिए करंट उसमें से आसानी से फ्लो हो जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट फ्लो कर पाएगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छे से ज़्यादा तरीके से करंट फ्लो कर पाएगा। हमने पिछली वीडियो में ओम्स लॉ तक पढ़ लिया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था रेजिस्टेंस। और मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस पूरा पढ़ा दिया, पर पता नहीं वीडियो में कुछ एरर आ गया, तो वीडियो चल ही नहीं रही, ठीक है। तो उसमें पता नहीं क्यों एरर आ रहा है। तो कोई नहीं, मैं दोबारा आपको पढ़ा देता हूँ। ये वैसे मैंने यहाँ पे पूरा पढ़ा दिया था रेजिस्टेंस के बारे में। तो फिर से स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस। मैं इसमें से ही आपको पढ़ाऊँगा, पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ से हमारी क्या इक्वेशन आई थी? ये आई थी V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे R क्या है? R एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो समझो रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, कहीं करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, तो रेजिस्टेंस क्या करता है? उस करंट को अपोज करता है, उस करंट को रोकता है, ठीक है। मतलब जितना करंट जा रहा है ना उससे कम वैल्यू आगे भेजता है। मान लो 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो वो कुछ कम 2 एम्पियर का भेजेगा या 3 एम्पियर का भेजेगा। जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट जाएगा। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है? किसी चीज़ को रोकना, अपोज करना। जैसे कि फ्रिक्शन करता है ना, फ्रिक्शन क्या करता है? हमें अपोज करता है ना। जैसे एयर फ्रिक्शन होता है, और भी बहुत से फ्रिक्शन होते हैं, है ना। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये ऐसे होता है, ये हम ऐसे डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। देखो, जो मेटल होता है ना, मेटल में क्या होता है? अब ये वायर्स होते हैं, ये बहुत सी मेटल्स के बने होते हैं, है ना। तो क्या होता है मेटल में? मेटल में करंट इजीली फ्लो कर जाता है, तभी तो ये वायर मेटल्स के बनाए जाते हैं, अलग अलग मेटल्स के, ठीक है। क्यों मेटल्स में करंट क्यों फ्लो कर जाता है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा कम होता है मेटल का। और मेटल का रेजिस्टेंस कम है तो करंट इजीली फ्लो हो जाएगा। पर क्या प्लास्टिक में कभी करंट फ्लो होता है? ये प्लास्टिक है, इसमें कभी करंट फ्लो होता है? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है, वो करंट को जाने ही नहीं देता आगे, ठीक है। इसलिए उसका उसमें करंट फ्लो नहीं होता प्लास्टिक में। इसके बाद देखो, V इक्वल टू आई आर जो इक्वेशन है ओम्स लॉ से हमारी आई, तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकालें तो R कितना आएगा? यहाँ I मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो R इक्वल टू V अपॉन आई आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस ये होता है, ठीक है। अगर अगर अब हमें रेजिस्टेंस की यूनिट्स निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? जैसे R इक्वल टू V बाई आई आई, ठीक है। अब V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। और I क्या है यहाँ पे? करंट। तो पोटेंशियल की क्या यूनिट होती है? पोटेंशियल की होती है वोल्ट, है ना। और करंट की क्या होती है?
करंट की होती है एम्पियर, ठीक है। तो हमने V की जगह वोल्ट रख दिया और I की जगह एम्पियर रख दिया। अब यहाँ से क्या यूनिट बनी, ये बन गई वोल्ट पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट हो गई। और वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या बोलते हैं, ओम, OHM, ओम, ठीक है। तो कुल मिला के जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट आई वो आई ओम, और ये इसका सिंबल है, ये इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, जैसे करंट की हमने कैसे निकाली थी यूनिट, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया, इसे हम करंट बोलते हैं, ठीक है। तो चार्ज अपॉन टाइम ये फॉर्मूला रखा हमने। फिर चार्ज की क्या यूनिट्स होती है, कुलम, तो यहाँ क्यू रख दिया, और टाइम की तो टी यानी कि सेकंड रख दो, ठीक है। तो ये कुलम रख दिया और यहाँ पे सेकंड रख दिया, तो ये क्या गई, कुलम पर सेकंड, और कुलम पर सेकंड को हमने क्या बोला था, एम्पियर। तो कुल मिला के करंट की क्या यूनिट आ गई, एम्पियर आई ना करंट की यूनिट। ऐसे ही हमने यहाँ क्या किया, ये फॉर्मूला रखा रेजिस्टेंस का V/I, V की यूनिट रख दी वोल्ट और I की यूनिट रख दी एम्पियर, तो ये वोल्ट पर एम्पियर बन गया। और वोल्ट पर एम्पियर को हम कुल मिला के ओम बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की जो फाइनल यूनिट क्या आई, ओम आ गई, और इसका सिंबल ये हो गया, ठीक है। अब हमें 1 ओम डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो 1 ओम, ठीक है। हमें 1 ओम डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर का करंट हो, तो जो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम, ठीक है। कोई कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V वोल्ट, ये इसके अक्रॉस ही तो है, ये इसका पोटेंशियल, ये इसके अक्रॉस और ये इसके अक्रॉस, ठीक है। तो इसके पास पोटेंशियल कितना है, V, ठीक है। तो 1 वोल्ट मान लिया मैंने, और इसमें करंट फ्लो रहा है 1 एम्पियर का करंट, ठीक है। तो जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। इसको मैं नोट से और भी अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, उसमें पूरी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे वो उसमें वो हम, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, जो हम ये सर्किट ड्रॉ करते हैं, यहाँ देखो मैंने ये कोई भी एक रैंडम सर्किट ड्रॉ कर दिया, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक ये बैटरी लगा दी, ठीक है, V वोल्ट की, ठीक है। अब जो ये वायर है, ये तो रेजिस्टेंस है खुद ही, ये तो कुछ करंट अगर यहाँ से जाएगा तो ये अपोज करेगा इसको, तो जितना भी करंट यहाँ जा रहा है उससे कम भेजेगा आगे, ठीक है। पर क्या इस वायर, जो ये वायर है, ये भी क्या रेजिस्टेंस लगाते हैं कुछ, देखो रेजिस्टेंस आता किस वजह से, पहले देखो मैं आपको कंडक्टर को, कोई भी मेटल या कंडक्टर का अंदर का व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं सही से पेज पे बताता हूँ एकदम अच्छे से आपको। देखो यहाँ पर ये मैंने एक अंदर का व्यू बनाया एक कंडक्टर का, ठीक है। ये मान लो आप ऐसा व्यू है, या फिर आप कोई वायर मान लो, वायर ऐसे ही तो होता है सिलेंड्रिकल, जो लाइटनिंग के वायर होते हैं, ठीक है। अब इसमें पता है क्या होता है, इस हर चीज़ के अंदर एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी एटम्स हैं बहुत सारे, ठीक है। अब जब करंट यहाँ से फ्लो होगा ना, तो क्या होगा, ये इन एटम से टकराएगा, टकरा के जाएगा, तो क्या होगी, कुछ वैल्यू कम हो जाएगी, कुछ तो वहीं रह जाएगा, और कुछ करंट आगे जाएगा, मतलब ओवरऑल पूरा करंट आगे नहीं जाएगा, कुछ वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये करते हैं, रोकने का काम करते हैं यार, सिंपल बात, कुछ करंट निकल गया, कुछ करंट रह गया, तो जो फाइनल करंट आई है, तो यहाँ इनिशियल जो था उससे तो फाइनल करंट तो कम ही आया है ना। तो हर किसी के अंदर ये एटम्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो ये वाला जो मैंने सर्किट बनाया था, इसमें भी देखो ये वायर है, इसके अंदर भी एटम्स है। तो अगर यहाँ से करंट जा रहा है इसके अंदर से, तो इनके अंदर एटम्स है, तो वो अपोज करेंगे, यानी वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे, वो रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। यहाँ पे ये एटम्स क्या कर रहे थे, रेजिस्टेंस पैदा कर रहे थे, रुकावट पैदा कर रहे थे करंट के लिए, है ना। तो ऐसे इसमें भी एटम्स रहेंगे, तो ये भी रुकावट पैदा करेंगे, तो ये भी रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। पर जो इसका रेजिस्टेंस है ना, हम बहुत नेग्लिजिबल मानते ही नहीं कि भाई कुछ रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। हम लेते ही नहीं है इसका रेजिस्टेंस, हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया ना उसका रेजिस्टेंस लेते हैं। अब इसका रेजिस्टेंस लगाया, मान लो ये कुछ भी कितना भी हो सकता है, 5 ओम का रेजिस्टेंस हो, कितना भी हो सकता है, यहाँ का हम रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, इसमें भी ऐसा ही कुछ है, इसमें भी एटम्स है, पर हम मानते हैं जो एक्सटर्नल लगाया हमने, ठीक है। हम इसको नहीं लेते, अगर इसको भी लेने बैठेंगे तो पता नहीं कितनी कितनी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो याद रखने वाली बात वो है, यहाँ पर रेजिस्टेंस में एक तो रेजिस्टेंस होता है V/I, और इसकी यूनिट होती है ओम, ऐसे OHM, ओम,
जिसे हम क्या बोलते हैं वोल्ट पर एम्पियर। है समझ में? आपने गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर तो नाम सुना है ना। तो आज देखो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या होता है। देखो सबसे पहले तो देखो कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट इजीली फ्लो हो जाए। ठीक है, अगर करंट उसमें से इजीली फ्लो हो रहा है तो क्या उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए? रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अगर करंट यार आराम से फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस तो कम ही होना चाहिए उसका, है ना। तो क्या है, वो एक गुड कंडक्टर हो गया। कंडक्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, करंट उसमें से जा सके। अगर उसमें से करंट जा रहा है तो अच्छा ही कंडक्टर हुआ ना। कंडक्टर का काम ही यही है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सके, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। और अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो गुड कंडक्टर हुआ, है ना, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है। पर बैड कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सके, जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर सके। तो वो उसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा? रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा उसका, तभी तो उसमें से करंट पास नहीं हो रहा। तो गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? मेटल्स होती है ना, क्योंकि इसमें से करंट इजीली फ्लो हो जाता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है। और बैड कंडक्टर प्लास्टिक अभी बताया था, प्लास्टिक में से बिल्कुल करंट पास नहीं होता, इसलिए बैड कंडक्टर है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ये भी मैंने कल ही करा दिया, मतलब उस वीडियो में ही करा दिया था, पर सारी वीडियो खराब हो गई, अब दोबारा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ो फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब वो क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। मतलब ऐसे फैक्टर जिसको चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ चेंज आ जाए, रेजिस्टेंस घट जाए बढ़ जाए। आ समझ में? जैसे कोई स्प्रिंग है, अब मैं स्प्रिंग को खींचूं तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना। तो एक फैक्टर ही हुआ कि मैं उसको खींच रहा हूँ तो ये उसकी लेंथ बढ़ रही है, यानी खिंचाव पे उसकी लेंथ डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ऐसी क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो देखो ये कोई कंडक्टर है, हम कंडक्टर का देख रहे हैं, कंडक्टर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सके। ये मैंने एक रेजिस्टेंस कंडक्टर बना दिया। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना, क्योंकि इसमें एटम्स है तो कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करेंगे, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लिया आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसकी लेंथ में चेंज किया। कैसे? मैंने इसको खींच दिया, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के खींच दिया। खींचने से क्या हुआ, इसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक है, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया। ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट जिस भी साइंटिस्ट ने किया होगा तो उसने लेंथ घटा बढ़ा के देखा तो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा था। ठीक है, वो कैसे चेंज हो रहा था वो अभी बताऊंगा। ठीक है, एक तो उसने लेंथ के ऊपर काम किया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, एरिया के ऊपर काम किया। पहले कुछ जो भी था इसका कुछ रेजिस्टेंस था, बाद में उसने एरिया चेंज कर दिया। ठीक है, अब एरिया चेंज करने से उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया। ठीक है, और फिर उसने क्या करा, नेचर देखा। अगर उसने ये वाला कंडक्टर लिया तो ठीक है, पर उसने जैसे ही उसका नेचर वेचर चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया, मतलब मेटेरियल चेंज कर दिया नेचर से, मतलब। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया। तो अब देखते हैं हम वो चेंज कैसे हुआ, डिपेंडेंसी क्या आ रही है उसकी, बढ़ रहा है घट रहा है। हाँ ये देखो, तो अगर जब उसने रेजिस्टेंस में चेंज किया, मतलब रेजिस्टेंस या कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज की। ठीक है, पहला जब उसने लेंथ पे काम किया, लेंथ अगर उसने घट बढ़ाई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया उसका। ये कंडक्टर है, मैंने इसकी ऐसे लेंथ बढ़ा दी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अगर मैंने इसकी लेंथ कम कर दी, मैंने छोटा कर दिया इसको, तो रेजिस्टेंस भी इसका कम ही हो गया। ठीक है, और ये तो वैसे भी आप समझ सकते हो कैसे, अगर लेंथ इतनी होगी तो इसमें कम एटम्स आएंगे। आया समझ में? और अगर लेंथ बढ़ गई तो एटम्स भी ज़्यादा हो गए, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, सॉरी क्या बोलते, रुकावट ज़्यादा हो गई, रुकावट ज़्यादा गई तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ही। सही, ऐसा समझ में? मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है लेंथ पे। तो अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है। ठीक है, डायरेक्टली तो डिपेंड कर रहा है उस पर। ठीक है, पहला ये यहाँ से आया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है लेंथ पर। ठीक है, फिर उसने क्या काम किया, उसने किया एरिया पे काम। एरिया को उसने घटा बढ़ा के देखा, तो उसने देखा अगर एरिया को घटाता है वो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर एरिया को बढ़ाता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है। मतलब उल्टा हो रहा है,
एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घट रही है, एक चीज़ घट रही है दूसरी बढ़ रही है, ठीक है, मतलब उल्टी डिपेंड कर रहा है ना। अगर हमने एरिया को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस घट रहा है उसका, और अगर एरिया को कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है उसका। तो मतलब ये क्या कर रहा है, इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। इन्वर्सली को कैसे लिखते हैं, ये साइन लगा के 1 अपॉन में लिख देते हैं उसके, मतलब ये इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, उल्टे तरीके से डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक ये आ गया। और नेचर तो उसका वही, नेचर तो मेटेरियल है, उसने मेटेरियल चेंज किया तो मेटेरियल की वजह से तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, आया समझ में। वो तो नेचर पे डिपेंड करता है उसके मेटेरियल की, कि हम कैसा मेटेरियल ले रहे हैं, ठीक है। तो जो फाइनल जो एक फर्स्ट इक्वेशन उसने ये बनाई, एक सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये आई, ठीक है। तो जब हमने इसको और इसको फाइनली देखा तो क्या है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है लेंथ पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है एरिया पर, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंड कर रहा था, है ना, और इन्वर्सली किस पर डिपेंड कर रहा था, एरिया पर। तो ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है लेंथ अपॉन एरिया पर, ये बन गया नहीं है, ठीक है। और जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो एक इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है साथ में। कांस्टेंट यानी ऐसी चीज़ जो फिक्स है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो देखो जैसे मैंने ये हटाया तो यहाँ एक इक्वल टू का साइन आया और एक ये आया हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट क्या है, इसे बोलते हैं रो, ये भी बताऊंगा आगे आपको रो क्या होता है, ठीक है। और L/A सेम टू सेम आ गया, तो मतलब आपके पास एक ये फॉर्मूला आ गया, आप इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। R इक्वल टू रो L/A, इसे बोलते हैं रो, रो RHO, रो रेजिस्टिविटी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, R इक्वल टू रो L/A। अब यहाँ से मैं रो की वैल्यू निकालूँ, ये फॉर्मूला तो ही थी हमारे पास, ये तो ध्यान ही रखना है आपको, ठीक है। पर मैं R की रो की वो निकाल रहा हूँ, वैल्यू नहीं, वैल्यू तो आप निकाल लोगे, क्या करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर डिवाइड करोगे, क्योंकि ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें रो की वैल्यू निकालनी ना, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको हमें एक अकेला रखना पड़ेगा ना। तो मतलब किसी भी चीज़, किसी की भी हमें वैल्यू निकालनी तो उसे हमें अकेला रखना पड़ेगा। इसे एक एग्जांपल से समझाऊँ, देखो एक टीम है, ठीक है। अब उस टीम में आपका कितना पार्ट है ये देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप में कितना काम, उस काम करने की क्षमता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपकी टीम है 4 मेंबर्स की, ठीक है। तो आपने क्या करा, जितना काम 4 मेंबर्स कर रहे हैं, ठीक है, उनको हटा के आप खुद उस काम को करके देखो और कितने टाइम में कर रहे हो। या फिर ऐसे देख लो, 4 टीम है, ठीक है, नहीं 4 मेंबर्स की एक टीम है, ठीक है। तो आपको आपकी क्षमता देखनी, तो बाकी 3 से उन तीनों से भिड़ो एक साथ, ठीक है। तो आपकी क्षमता देखिए, मतलब आप अकेले और टीम, ये 3 टीम के ये, और आप अकेले, फिर इनसे भिड़ो कितना आप लड़ पाते हो। किसी और की देखने तो उसको अकेला करो, आप 3 हो जाओ, ठीक है। तो मतलब एक जने को अकेला होना पड़ेगा ना उसका खुद का देखने के लिए। जैसे यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसको अकेला ही होना पड़ेगा, ऐसा हमने। तो रो क्या आ गया, इसको रो बोलेंगे, ठीक है। रो क्या आ गया, AR/L। मैंने यहाँ पे क्या, मैंने ये आपको इसलिए नहीं बताया, ये इस रो को अलग रखने की, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू तो आप भी निकाल सकते हो इजीली, जो कि यही आएगी, है ना, रो की। पर मैं यहाँ से आपको यूनिट के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये निकाला है। तो यूनिट क्या आएगी, देखो एरिया की जगह ए क्या था, एरिया था ना, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। रेजिस्टेंस की हमने अभी निकाली थी, है ना, ऐसी होती है रेजिस्टेंस की, है ना। और डिवाइड में क्या है, ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में था, और डिवाइड में क्या है, लेंथ ही क्या होती है, मीटर होती है ना। तो बस अब यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर है, इससे एक कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बची, ओम मीटर बची बस। तो जो रो की फाइनल यूनिट आई वो क्या आई, ओम मीटर। तो अभी तक हमने इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया है, ठीक है, रेजिस्टिविटी का। पर हमने ये नहीं पढ़ा कि रेजिस्टिविटी एक्चुअली में होती क्या है। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। देखो, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है। तो यार रेजिस्टेंस जो है वो तो यार क्या है, एक टाइप का मेजरमेंट है,
किस चीज़ का मेजरमेंट? मेजरमेंट है रेजिस्ट होने का। कोई करंट है वो कितना रेजिस्ट हो रहा है, उसकी वजह से कितना रुक रहा है, उसके फ्लो में कितना ओपोजिशन आ रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? एक मेजरमेंट है। किसका मेजरमेंट है? करंट के रेजिस्ट होने का मेजरमेंट, या फिर ओपोजिशन, करंट के ओपोजिशन का मेजरमेंट है। ठीक है, पर रेजिस्टिविटी क्या है यार? कि ये प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की। ठीक है, जैसे इसे एग्जांपल से समझ, ये मैंने एक कंडक्टर बनाया या फिर कोई भी वायर बनाया। ठीक है, अब इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मान लिया। एक और मैंने ये वायर बनाया, चलो इसकी मैंने लेंथ बढ़ा दी। ठीक है, लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, अब इसका मान लिया इसका इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसकी ज़्यादा क्या है? लेंथ है। हमने देखा ना भी लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, पर क्या इसका भी ज़्यादा होगा इससे, या बराबर होगा? इन दोनों की तो सेम लेंथ है, सेम लेंथ है ना। क्या ये बराबर होगा इन दोनों का रेजिस्टेंस? नहीं, ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो बराबर रेजिस्टेंस होगा, पर अगर मटेरियल ही डिफरेंट है तो रेजिस्टेंस भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो मटेरियल डिफरेंट होने से इनका रेजिस्टेंस जो चेंज हो रहा है, वो चेंज क्यों हो रहा है? वो चेंज हो रहा है रेजिस्टिविटी की वजह से। इन दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग है। तो रेजिस्टिविटी तो डिफाइन करूँ मैं, तो रेजिस्टिविटी क्या हुई? ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, या फिर मटेरियल की। क्या है ये? रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसकी वजह से वो उसको रेजिस्ट करती है करंट को। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यार एक सिंपल मेजरमेंट है भाई। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस इतना है, पर जो मेन चीज़ है वो प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वजह से भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है ना। तो ये जो इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए था, पर मटेरियल की वजह से दोनों का मटेरियल अलग है, तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज है, मटेरियल चेंज है ना। मटेरियल चेंज है तो क्या है? इनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग है। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी, और रेजिस्टिविटी होती क्या है? ओपोजिशन टू फ्लो, एबिलिटी टू ओपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, या फिर एबिलिटी टू रेजिस्ट। अब इसकी एबिलिटी ज़्यादा है रेजिस्ट करने की, इसकी एबिलिटी है रेजिस्ट करने की कम। तो यार इसका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। आया समझने? तो रेजिस्टेंस तो एक सिंपल मेजरमेंट है, पर रेजिस्टिविटी क्या है? ये एक इसकी एबिलिटी है इसके मटेरियल की, जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करती है करंट को। ठीक है, तो ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है इनके डिफरेंस की, कि वो एक मेजरमेंट है और वो डिपेंड रेजिस्टिविटी पे ही करेगा। अगर दोनों का मटेरियल डिफरेंट है तो उनकी रेजिस्टिविटी बताएगी कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा। ऐसा समझना है। देखो, रेजिस्टेंस जो है ना, वो लेंथ और एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, और एक किस पे डिपेंड करता है? एक डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, पर रेजिस्टिविटी है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे दोनों डिपेंड करते हैं, दोनों चेंज हो सकते हैं टेम्परेचर की वजह से। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर पे, कि नेचर कैसा है। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हो गए हमारे, एलॉयज हो गए हमारे, ये क्या है? गुड कंडक्टर होते हैं। मतलब गुड कंडक्टर मतलब इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। अगर लो रेजिस्टिविटी होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो अच्छे कंडक्टर होंगे। ठीक है, तो जो मेटल्स और एलॉयज होते हैं ना, वो करंट को आसानी से पास कराते हैं आराम से, इसलिए इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक है, और इनकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है? लगभग इनकी रेजिस्टिविटी होती है, सॉरी, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻8 तक की।
10⁻⁸ तक की, ये इनकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इतनी होती है। और ये देखो 10⁻⁶ और -8 कितना छोटी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है ये। इसका क्या मतलब है, 10⁻⁶ का मतलब है 1/10 की 6 जीरो लगा दो नीचे, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो ये कितनी छोटी वैल्यू है, 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी। और ये इसका मतलब है 8 जीरो लगा दो नीचे, ये 8 लगा दी मैंने, ये इतनी छोटी वैल्यू है। अभी इतनी सी रेजिस्टिविटी है इसकी, और इतना सा रेजिस्टेंस आएगा जरा सा, एकदम नेग्लिजिबल सा। इसलिए मेटल्स का रेजिस्टेंस इतना कम है ना, इसलिए वो इतना ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसलिए वो करंट पास करा देते हैं। और ये मैंने उल्टा लिख दिया तो यही मत समझना इसे, ठीक है। 10⁻⁸ से 10⁻⁶ तक जाएगा, ये ध्यान रखना। मैंने ऐसे लिख दिया तो ये मत समझ लेना। किसी ने देखा नहीं है, हैं? नोट नहीं किया ये, क्यों पता नहीं था? चलो जिसको पता है बहुत अच्छी बात, जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात, और जिसने नहीं किया वो इधर देखो। ये चीज़ छोटी है या ये चीज़ छोटी है, कौन सी ज़्यादा छोटी है? ये वाली चीज़ ज़्यादा छोटी है। क्यों? देखो, जो जितना नीचे जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी ना उतनी छोटी हो जाएगी वो। ये कितनी थी, 10⁻⁶ यानी कि 1/10 के पीछे 6 जीरो, ठीक है। और ये कितनी है, 10 के पीछे 8 जीरो। 10 के पीछे 8 जीरो ज़्यादा है या 10 के पीछे 6 जीरो ज़्यादा है? 10 के पीछे 8 जीरो ज़्यादा है ना। तो जो जितनी अब 10 के नीचे 10 के पीछे 8 जीरो है, यानी कि, और वो भी डिवाइड में आ रही है, तो एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी बनेगी। और 10 की, और ये इससे छोटी है, 10 के पीछे 6 जीरो कम है 10 के पीछे 8 जीरो से, इसलिए ये उससे थोड़ी बड़ी आएगी, ठीक है। तो ये 10⁻⁸ से 10⁻⁶ तक वेरी करती है इसकी, जो कि बहुत छोटी है, ताकि ये फॉर्म करे गुड कंडक्टर। इतनी कम रेजिस्टिविटी एक गुड कंडक्टर के लिए अच्छी होगी, और क्या, कितनी कम रेजिस्टिविटी है। अब जैसे इंसुलेटर वाले मटेरियल लें, अगर हम इंसुलेटर वाले मटेरियल अगर हम लें तो इसमें क्या क्या ले सकते हैं? रबड़ ले लिया हमने, ठीक है, रबड़ ले लिया, ग्लास ले लो। ये कैसे हैं? ये तो एकदम हाई रेजिस्टिविटी है इनकी, तो ज़्यादा रेजिस्टिविटी। रबड़ कभी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ग्लास कभी पास करता है, प्लास्टिक कभी पास करती है? नहीं करती, नहीं करती ना। क्यों? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी आई है, ये जाने नहीं देते करंट को, इसलिए इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर बोल दो, ठीक है। और इनकी रेजिस्टिविटी पता है कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? इनकी रेजिस्टिविटी वेरी करती है 10⁻12 ओम मीटर, ओम मीटर जरूर लगाना, तो 10⁻17 ओम मीटर, ठीक है। इतनी वेरी करती है। देखो कितनी ज़्यादा वैल्यू है, 10⁻12 यानी 10 के पीछे 12 जीरो लगा दो, और 10⁻17 यानी 10 के पीछे 17 जीरो लगा दो, ठीक है। 10 के पीछे 3 जीरो हज़ार हो जाते हैं, 10 के पीछे 5 जीरो लाख हो जाते हैं। ये देखो ये कितनी ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी तो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट कितना कम फ्लो होएगा, करंट कम फ्लो होएगा, तभी तो ये इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसे कर ही लो ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी बता रहा हूँ, ओम मीटर, ठीक है। नोट से भी आपको करवाऊँगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी का पेज नंबर, मेरी बुक में तो ये कितना है, 207 पेज नंबर है, ठीक है। ये देख लेना, जहाँ पे ये लिखा है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, उसके जस्ट बाद वाला पेज है एक, उसमें एक टेबल दे रखी है, टेबल नंबर है 12.2, ठीक है। ये टेबल है, इसमें रेजिस्टिविटी दे रखी है सबकी, किसकी कितनी होती है, ठीक है। कंडक्टर्स, एलॉयज, इंसुलेटर, इनको बांट रखा है 3 पार्ट में, इनकी रेजिस्टिविटी देख रखी है। एक बार इनको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाए किसकी कितनी ज़्यादा होती है और किसकी कितनी कम होती है। सिल्वर की दे रखी 1.6 इंटू 10⁻⁸ समथिंग कुछ है, मेरी बुक में थोड़ा मिस प्रिंट है, आप देख लेना आपकी बुक में, आई थिंक -8 ही है। कॉपर की भी 1.62 इंटू 10⁻⁸ है, -6 या -8 है, आई थिंक -8 ही है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना एक बार, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा किसकी कितनी ज़्यादा है और किसकी कितनी कम है। अब देखो जैसे कि सिल्वर है या कॉपर है, कॉपर की देखो 1.62 इंटू 10⁻⁸ या -6 जो भी है, कितनी कम है ना, कितनी कम है ये रेजिस्टिविटी,
इतनी कम डेंसिटी है, तो यार तभी तो ये गुड कंडक्टर है, तभी तो ये कंडक्टर में रखा गया है। इसी वजह से तो ये वायर्स इनके बनते हैं, कॉपर का वायर बनता है, नहीं बनता है ना, इस वजह से ही तो बनता है ये। तो आप एक बार इस टेबल को अच्छे से पढ़ना, आपको अच्छे समझ में आएगा।